गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो मिड टर्म एग्जाम होगा आपका इंग्लिश का। जो आपका कोड है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 184, उसको आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका जो एग्जाम होगा ये मैक्सिमम 80 मार्क्स का होगा। टाइमिंग जो होगा आपका 3 आवर्स का रहेगा। से पहले पेपर को सोल्व करने से पहले हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो दिए गए हैं उनको पढ़ना है सावधानी से, कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 11 क्वेश्चंस होंगे और सारे जो क्वेश्चंस है वो करने कंपलसरी है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन 1 जो है आपका रीडिंग एंड रीडिंग स्किल, जो आपका 20 मार्क्स का है। सेक्शन बी जो है आपका ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये भी आपका 20 मार्क्स का है। और सेक्शन सी जो है आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक, वो आपका 40 मार्क्स का। टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। प्रत्येक पार्ट में आपको विशेष इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के आधारित पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आज हम इस पेपर को साथ साथ सोल्व भी करते चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा वो भी बताते चलेंगे, कैसे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं वो भी चलेंगे। सेक्शन 1 जो है आपका रीडिंग स्किल्स, उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको इस पैसेज को रीड करना है और उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और आपका 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इसके जितने भी पार्ट है, यानी लगभग इसमें 9 क्वेश्चन है आपके, 9 क्वेश्चन हैं, उन सबको एक साथ आपको अटेम्प्ट करना है। यानी जो जिस क्वेश्चन का एक पार्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 10 पार्ट हैं, 9 है, 8 है, इन सबको आपको एक ही साथ आपको अटेम्प्ट करना है। इनको डिवाइड नहीं करना कि पहले आपने क्वेश्चन 1 कर लिया, इसके 4 पार्ट कर दिए, फिर क्वेश्चन सेकंड किया, इसके 3 पार्ट करके फिर आप क्वेश्चन फर्स्ट को ले आते हो। ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट है उनको आपको एक ही रूम में करना है। तो सबसे पहले बिना टाइम गवाए हम अपना विषय जो उसको रीड आउट करते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड, जो आधुनिक जो आज की जो दुनिया है, द मीडिया प्लेज ए क्रूशियल रोल इन सेटिंग द वे पीपल थिंक, एक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशंस। क्रूशियल मीन्स महत्वपूर्ण। ये आज की जो दुनिया है उसमें जो मीडिया है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस चीज में? कि जो द वे पीपल थिंक, कि जिस तरीके से लोग सोचते हैं, एक्ट कार्य करते हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशन, विभिन्न जो स्थिति होती है उसमें उनकी प्रतिक्रिया कैसी है, इन सब को आकार देने में मीडिया का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन टू द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। भाई न्यूज़पेपर से लेके टेलीविजन और यहाँ तक कि जो इंटरनेट और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया हैज बिकम एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। कि मीडिया जो है वो आधुनिक जीवन का एक अभिन्न, इंस्पिरेबल यानी अभिन्न अंग बन गया है। आप देखोगे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको सोशल मीडिया पे ना दिखती हो। तो आधुनिक जीवन का एक ऐसा अंग बन गया है जिसको छोड़ना मुश्किल हो गया है। इट इन्फॉर्म्स, educates, entertains and influences public opinion like never before। मीडिया क्या क्या करती है? हमें एक तो इन्फॉर्म करती है, सूचना देती है, एजुकेट शिक्षित भी करती है, इंटरटेन मनोरंजित भी करती है, और इन्फ्लुएंस की यहाँ तक कि प्रभावित करना। इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करना, कि जो पब्लिक ओपिनियन है, जनता की जो राय है, उसको आप प्रभावित, मनोरंजित, शिक्षित और सूचना भी देती है जो पहले कभी भी नहीं हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल्स ऑफ मीडिया इज टू कीप द पब्लिक इन्फॉर्म्ड। मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो क्या है?
कि जनता को सूचना देना, जनता को सूचित रखना। न्यूज चैनल्स, वेबसाइट्स एंड न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अपडेट्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स टू पीपल विद इन मिनट्स। जो न्यूज चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं या न्यूज़पेपर जो है, वो राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स या घटनाएं हैं, उनकी जो सूचनाएं हैं कुछ ही मिनटों में लोगों के सामने रख देती है। दिस अलाउज सिटीजन्स टू स्टे अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। भाई ये किस बात की अनुमति देता है कि जो नागरिक हैं, सिटीजन्स जो नागरिक हैं, वो जागरूक रहे कि उनके आसपास क्या हो रहा है, एंड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, और यहाँ तक कि जो घटनाएं हैं, जो डिसीजंस हैं, वो भी सोच समझ कर ले सके। वेदर इट इज एन इलेक्शन, भाई चाहे ये कोई चुनाव हो, एक नेचुरल डिजास्टर या कोई प्राकृतिक आपदा, ये लोगों को सूचना पहुंचाना है तो सबसे सुलभ जो साधन है, सबसे तेज साधन है, वो मीडिया है। तो जब या कोई चुनाव हो, प्राकृतिक आपदा हो, और एक गवर्नमेंट पॉलिसी या कोई अपनी सरकार की नीति हो, सरकारी नीति, द मीडिया इंश्योर्स दैट पीपल आर नॉट लेफ्ट इन द डार्क। मीडिया ये सुनिश्चित करती है कि जो लोग हैं वो अंधेरे में ना रहे, यानी उनको पास सूचना पहुंच जानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग न्यूज, प्रोवाइड यानी प्रदान करना, कि सूचना प्रदान करने के अलावा द मीडिया आल्सो एजुकेट्स द मासेज, कि जो मीडिया है वो क्या करती है, जनता को शिक्षित भी करती है। मास यानी जनता, ये जो भीड़ है, जनता जितनी ज्यादा लोग हैं उनको क्या करती है, शिक्षित भी करती है। इट स्प्रेड्स अवेयरनेस, स्प्रेड्स यानी फैलाना, ये क्या फैलाती है, जागरूकता। अबाउट इम्पोर्टेंट इश्यूज सच एज हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड सोशल जस्टिस। भाई शिक्षित करने के अलावा ही ये लोगों में जागरूकता फैलाती है, किसके बारे में, कि जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, तथ्य हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और यहाँ तक कि सामाजिक जो न्याय है, उसके बारे में जागरूकता फैलाती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, ये जो कोविड-19 का जो हुआ था, पेंडेमिक हुई थी या फिर महामारी, पेंडेमिक मीन्स महामारी, कि कोविड-19 की जो महामारी थी उसके दौरान मीडिया प्लेड ए विटल रोल इन शेयरिंग सेफ्टी गाइडलाइंस, प्रमोटिंग वैक्सीनेशन एंड काउंटरिंग मिसइंफॉर्मेशन। कि कोई भी जो मीडिया है उसने क्या किया था, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें, कि जो सेफ्टी गाइडलाइंस है, सुरक्षा संबंधी निर्देश हैं, उनको शेयर करने में, जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण, उसको प्रमोट करने में, और जो मिस इन्फॉर्मेशन है, यानी जो गलत सूचना है, उसका मुकाबला करने में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कि इंटरटेनमेंट इज अनदर की फंक्शन ऑफ मीडिया, भी जो मनोरंजन है वो मीडिया का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। थ्रू मूवीज, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड टॉक शोज, मीडिया प्रोवाइड्स पीपल विद ए वे टू रिलैक्स एंड एंजॉय देयर फ्री टाइम। भाई लोगों का मनोरंजन करना भी मीडिया का जो है वो महत्वपूर्ण एक दूसरा कार्य है, कि मूवीज के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, खेल के जो टॉक शोज होते हैं उसके, मीडिया जो है वो लोगों को क्या करती है, एक आराम, रिलैक्स यानी आराम और आनंद का जो समय है, आनंद का तरीका है, वो एक उसके फ्री समय में प्रदान करती है। कोई व्यक्ति खाली बैठा है, उसका फ्री टाइम है, तो वो क्या करे, तो इसके लिए वो क्या करता है, मूवीज का सहारा लेता है, म्यूजिक का लेता है, या स्पोर्ट्स का, या टॉक शोज कुछ भी देखता है। तो मीडिया की जो भूमिका है वो उसमें भी महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट अगर वास्तव में हम देखें, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिलाइज हैवीली ऑन मीडिया टू रीच ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड। वास्तव में अगर हम बात करें तो जो मनोरंजन करने वाली इंडस्ट्री है वो क्या करती है, कि जो मनोरंजन उद्योग है, उद्योग वो किस पे निर्भर है, मुख्य रूप से मीडिया पे ही निर्भर है,
क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस तक किससे पूरे संसार में अगर ऑडियंस तक पहुंचना है तो वो मीडिया का इशारा लेते हैं। हाउएवर, तथापि द मीडिया इज नॉट विदाउट इट्स फ्लॉज। हालांकि मीडिया में क्या है, कमियां भी हैं, खामियां भी हैं, इसके लाभ ही लाभ नहीं, कुछ खामियां भी हैं। इन रिसेंट ईयर्स, आधुनिक यानी वर्तमान के कुछ सालों में, कंसर्न्स हैव बीन राइज्ड अबाउट बेस्ड रिपोर्टिंग, सेंसेशनलिज्म एंड द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। वर्तमान के कुछ सालों में पक्षपातपूर्ण जो रिपोर्टिंग हुई थी, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग, ठीक है, बेस्ड यानी पक्षपातपूर्ण, सेंसेशनलिज्म मीन्स सनसनीखेज, और फेक न्यूज जो गलत सूचना फैलाना, गलत सूचना, फेक न्यूज यानी गलत सूचना, कि हाल ही के वर्षों में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग, सनसनीखेज और फर्जी खबरों के प्रसार को लेकर भी क्या की गई थी, चिंता जताई गई थी। समटाइम्स, कभी कभी, मीडिया आउटलेट्स में फोकस मोर ऑन गेनिंग अटेंशन। भी कई बार क्या होता है कि मीडिया जो आउटलेट्स हैं वो क्या करते हैं, किस बात पे फोकस करते हैं, कि ज्यादा ध्यान आकर्षित करने के, एंड व्यूअर्स, भाई उनका व्यू है वो ज्यादा हो, लोगों का ध्यान ज्यादा, या ज्यादा दर्शक प्राप्त करने पे ज्यादा ध्यान होता है, रेदर देन प्रेजेंटिंग द ट्रूथ, यानी सच्चाई की बजाय केवल व्यू की ओर दौड़ते हैं। सोशल मीडिया इन पार्टिकुलर हैज मेड इट इजी फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्प्रेड रैपिडली। और जो सोशल मीडिया है अपना, उसने क्या किया है, तो सोशल मीडिया जो है उसने विशेष रूप से क्या की है कि जो गलत सूचना है उसको फैलाने में एक आसान तरीका बन गया है, लीडिंग टू कंफ्यूजन एंड समटाइम्स इवन पैनिक। जो किस ओर जाता है, भ्रम की ओर, और कई बार तो पैनिक की ओर भी ले जाता है। यानी आप कह सकते हो गलत, यानी मीडिया जो है उसके लाभ भी हैं, उसकी हानियां भी हैं। भाई जरूरी नहीं कि मीडिया जो है उसका एक ही पार्ट हो जो हम इंटरटेन करते हैं, उसके अलावा और भी है, कुछ गलत सूचनाएं भी इससे हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो डिस्पाइट दीज चैलेंज, इन सारी चुनौतियों के बावजूद, द रोल ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी रिमेन्स विटल। भी चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, इसके बावजूद जो मीडिया की भूमिका है वो अपना जो डेमोक्रेटिक, जो लोकतांत्रिक सोसाइटी है, लोकतांत्रिक समाज है, इस लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की जो भूमिका है वो क्या रहेगी, विटल, महत्वपूर्ण रहेगी। A free and responsible media holds power to account, expose corruption and gives voice to the voiceless। अगर हम बात करें तो एक स्वतंत्र, जो स्वतंत्र और रिस्पॉन्सिबल यानी जवाबदेह, एक स्वतंत्र और जो जवाबदेह मीडिया है उसमें किस वो कौन सी पावर रखती है, एक्सपोज करप्शन, भाई वो एक भ्रष्टाचार, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, एक्सपोज यानी उजागर करना, कि वो भ्रष्टाचार को उजागर कर सकती है, एंड गिव वॉइस टू द वॉइसलेस, और क्या करती है, उन लोगों को आवाज देती है जिनकी कोई नहीं सुनता है, यानी जो बेजुबान है उनको आवाज दे बनती है। वेन यूज्ड प्रॉपरली, अगर उचित रूप से इसका प्रयोग किया गया, मीडिया कैन बी ए पावरफुल टूल फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट। मीडिया जो है वो परिवर्तन और विकास है, इसका महत्वपूर्ण अंग बन सकती है। इन कंक्लूजन, अगर निष्कर्ष की बात करें, द मीडिया इज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, कि जो मीडिया है वो एक दो धारी तलवार है।
दोधारी तलवार। निष्कर्ष में तो ये आता है कि एक दोधारी तलवार है। इट कैन इधर सर्व द पब्लिक विद ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी। या तो ये क्या कर सकती है, लोग हैं उन पब्लिक जो है उनकी सेवा कर सकती है, या तो किससे, विद ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी, विद सच्चाई और ईमानदारी। एक साइड तो सच्चाई या ईमानदारी से लोगों की सेवा कर सकती है, और मिसलीड देम फॉर प्रॉफिट, या अपने लाभ के लिए उनको गलत रास्ते पे ले जा सकती है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ मीडिया प्रोफेशनल्स एंड द पब्लिक। ये जो कर्तव्य है किस किस का है, कि मीडिया जो प्रोफेशनल्स हैं और जो जनता है, दोनों का ये कर्तव्य है टू इंश्योर दैट मीडिया सर्व्स द ग्रेटर गुड फॉर सोसाइटी। कि मीडिया जो है वो समाज के जो व्यापक हित है, ग्रेटर गुड यानी व्यापक हित, और किसका होना चाहिए, समाज का, उसी के अनुसार समाज की सेवा करे। तो फर्स्ट पैसेज आपने रीड कर लिया है, इसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है उसके सामने उसका अंक लिखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ मीडिया इन मॉडर्न सोसाइटी। कि मॉडर्न सोसाइटी में मीडिया का या मीडिया की क्या भूमिका है। आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको 40 शब्दों में उसका उत्तर देना है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो बेटा जो फर्स्ट का आंसर होगा आपका कि द मेन रोल्स ऑफ मीडिया इन मॉडर्न सोसाइटी आर टू इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। जो मेन रोल है मीडिया का कि वर्तमान संसार में या समाज में, वो क्या है, टू इन्फॉर्म, सूचना देना, शिक्षित करना, उनको मनोरंजित करना, एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, कि जो लोगों की राय है उसको प्रभावित करना, एज वेल एज टू कीप द पब्लिक अपडेटेड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। इसी के साथ साथ जनता जो है उसको राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, घटनाएं हैं, उनसे अपडेट रखना, एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंट इश्यूज। और क्या है कि जागरूकता फैलाना। क्या फैलाना, जागरूकता फैलाना, किस पे, जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना जो है वो मीडिया का भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि द मीडिया हेल्प्स पीपल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बाय। जो मीडिया है वो लोगों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनकी सहायता करती है। तो किससे, बाय प्रोवाइडिंग न्यूज एंड अपडेट्स। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका 1 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पैरा 3 में जो दिया गया है कि द एक्ट ऑफ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। द एक्ट ऑफ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, उसका आपको एक वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो थर्ड पैरा में बेटा एक वर्ड आया था मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। सुटेबल रूप से आपको पूरा करना है कि मेजर प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया इज। ये सोशल मीडिया के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो क्या था, गलत सूचनाएं फैलाना। तो इसमें क्या जाएगा, इज द रैपिड स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। कि तुरंत जो गलत सूचनाएं हैं उनका तेजी से जो फैलना है वो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन है
कि select the option that is true from A to C for what the phrase a double-edged sword suggestion in the last paragraph of the passage। भाई लास्ट पैराग्राफ आया था अपने पैसेज के, उसमें आया था कि दो धारी तलवार, इसमें से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो वास्तव में इसके लिए सही है। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। तो बेटा दो धारी तलवार मीन्स कि मीडिया हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड। कि मीडिया जो है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, बस इस बात पर निर्भर है कि ये कैसे यूज की जाती है। उसी का मतलब था दो धारी तलवार। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन ए और बी। सही ऑप्शन चूज करके आपको पूरा करना है सेंटेंस। ये भी बेटा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। जैसे एजुकेट, नॉलेज, एजुकेशन और नॉलेज, एंटरटेनमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन। इनमें से जो है मीडिया और अवेयरनेस के लिए, जैसे मीडिया जागरूकता फैलाती है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एजुकेशन है वो ज्ञान प्रदान करती है, मनोरंजन है वो गलत सूचना प्रदान करता है। तो कौन सा सही होगा, ए। मीडिया जागरूकता फैलाती है तो एजुकेशन क्या करती है, ज्ञान प्रदान करती है। तो एजुकेशन और नॉलेज, ऑप्शन 1 आपका सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि वाई इज ए फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया इंपोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी में एक स्वतंत्र और उत्तरदायी जो मीडिया है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया इज विटल इन ए डेमोक्रेसी। भाई एक स्वतंत्र और उत्तरदायी जो मीडिया है वो लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। बिकॉज क्योंकि इट होल्ड्स पावर टू अकाउंट एक्सपोज करप्शन एंड गिव्स ए वॉइस टू द वॉइसलेस। ये क्या करती है, इसमें किस बात की शक्ति है कि करप्शन जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करती है, जो वॉइसलेस है बेजुबानों को आवाज देती है, सर्विंग एज ए पावरफुल टूल फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट। और साथ साथ एक मजबूत टूल के रूप में, साधन के रूप में काम सेवा करती है जो परिवर्तन और विकास कर सकता है। परिवर्तन और विकास। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि व्हाट इज ए की डेंजर ऑफ सेंसेशनलिज्म इन मीडिया। कि मीडिया में जो सेंसेशनलिज्म है उसका क्या मतलब डेंजर है। तो ए की डेंजर ऑफ सेंसेशनलिज्म इन मीडिया इज दैट आउटलेट्स में prioritize gaining attention and viewers over presenting the truth। कि मीडिया में लोग क्या करते हैं कि व्यू और आप कह सकते हो कि ध्यान आकर्षित करने के लिए वो क्या करते हैं, सच को प्रदर्शित नहीं करते हैं। पोटेंशियली लीडिंग टू बेस्ड रिपोर्टिंग एंड द स्प्रेड ऑफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। तो आप कह सकते हो गलत सूचना, गलत रिपोर्टिंग और यहां तक कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है या गलत जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ओर वो ले जाते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, वही पैसेज है आपका 10 नंबर्स का है। उससे पहले हम इस पैसेज को रीड करते हैं कि द हेल्थ एक्सपर्ट्स मीन्स स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ आर राइजिंग अलार्म्स, वो क्या कर रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अलार्म्स यानी चिंता किस बात की, ओवर द राइजिंग ट्रेंड ऑफ एनर्जी ड्रिंक कंजप्शन अमोंग एडोलसेंट्स। कि जो युवा हैं उन युवाओं में जो एनर्जी ड्रिंक का जो उपयोग बढ़ रहा है या वो जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड जो है बढ़ता हुआ, उसके प्रति स्वास्थ्य विशेषज्ञ वो चिंता जता रहे हैं। इश्यूज सच एज स्लीप डिसऑर्डर्स, इनके कारण कौन कौन सी दिक्कतें हैं। एक तो नींद संबंधी विकार, दूसरा एंजाइटी चिंता, ओबेसिटी मोटापा,
and even heart problems are becoming increasingly common as youngsters develop a dependence on caffeine and sugar laden beverages। क्या आप कह सकते हो कि जो कैफीन और चीनी युक्त जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ हैं, उन पे जो निर्भरता है, वो जो वर्तमान की जो यंगस्टर्स हैं, युवा लोग हैं, उनमें कौन कौन सी दिक्कतों को बढ़ा रहा है। यूं नींद का ना आना, चिंता का, मोटापा, यहाँ तक कि हार्ट संबंधी जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। 2 years ago, 2 साल पहले, सम यूट्यूबर्स इंट्रोड्यूस्ड एन एनर्जी ड्रिंक, कुछ यूट्यूबर्स ने जो एनर्जी ड्रिंक है उनको इंट्रोड्यूस किया था। डिस्पाइट नोट बीइंग ऑफिशियली लॉन्च्ड इन इंडिया एट दैट टाइम, कि उस समय ऑफिशियली रूप से वो भारत में लॉन्च नहीं हुई थी, उसके बावजूद इट क्विकली गेन्ड पॉपुलैरिटी अमोंग यंग पीपल। इसने तुरंत क्या किया, बहुत ही जल्दी लोगों के बीच लोकप्रियता है उसको हासिल कर लिया। विद सम पेइंग एज मच एज 1500 फॉर ए कैन इन द ब्लैक मार्केट, जो ब्लैक में लगभग कितने रुपए में एक कैन बिकता था, 1500 रुपए, कि कुछ लोगों ने उसके लिए 1500 रुपए तक चुकाए थे ब्लैक मार्केट में। यानी वो एनर्जी ड्रिंक है ऑफिशियली रूप से भारत में लॉन्च भी नहीं हुआ था, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स के कारण वो इतना पॉपुलर हो गया कि वो ब्लैक में बिकने लगा, जिसके लिए लोगों ने एक कैन के लिए 1500 रुपए तक चुकाए थे। नाउ अवेलेबल फॉर अराउंड 250, जो अब वर्तमान में 250 रुपए में अवेलेबल है। प्राइम सक्सेस रिफ्लेक्ट्स ए ग्रोइंग थर्स्ट फॉर क्विक एनर्जी बूस्ट अमोंग टीन्स। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि प्राइम की जो सफलता किशोरों में तुरंत ऊर्जा पाने की बढ़ती चाहत को दर्शाती है। ये तुरंत जो युवा लोग हैं, टीन्स जो है, उनमें तुरंत ऊर्जा होनी चाहिए, तुरंत क्या चाहिए, उन्हें एनर्जी चाहिए। Who often end up consuming one drink after another, becoming trapped in an unhealthy cycle। जो क्या करते हैं, एक के बाद एक ड्रिंक पी जाते हैं, जिसके कारण वो अस्वास्थ्य की जो साइकिल है उसके अंदर कैद हो जाते हैं। While an occasional drink may not cause harm, वैसे तो कई अवसरों पर ली जाने वाली ड्रिंक है वो कोई नुकसान नहीं करती है, ये अवसरों पर बाई चांस आप ले सकते हो। एक्सपर्ट्स वार्न दैट एक्सेसिव इनटेक कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। ये जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये चेतावनी देते हैं, इस बात से चिंता है कि एक्सेसिव इनटेक, अत्यधिक उनका जो दोहन आप करते हो, अत्यधिक लेते हो उसको, कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, उनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन टीनेजर्स, जो युवा हैं, उनमें इट कैन राइज हार्ट रेट, इसके कारण क्या बढ़ता है, उनकी हार्ट रेट बढ़ती है। कोज शुगर कैंसनेस, जो शुगर केसेस है, मीन्स जो शुगर लेवल है उसको कम करता है। एंड डिसरप्ट हार्मोन फंक्शन, वो जो हमारा जो हार्मोन सिस्टम है उसको भी क्या करता है, खराब करता है, उसको भी बाधित करता है। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यू, लंबे समय तक तो अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनके रिस्क को बढ़ा देता है। एक 250 ml कोला हैज अबाउट 22 mg ऑफ कैफीन। एक 250 ml की जो कोला होती है उसमें 22 mg क्या होता है, कैफीन होता है। वेरेज मोस्ट एनर्जी ड्रिंक्स कंटेन्स 80 mg और मोर, जबकि अधिकांश जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनमें कैफीन कितना होता है, लगभग 80 mg। प्राइम एनर्जी टॉप्स द लिस्ट विद 106 mg ऑफ कैफीन पर 250 ml। स्टार्टिंग में जो एनर्जी ड्रिंक थी कि प्राइम एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा 106 mg कैफीन रखती है अपने 250 ml में, सिग्निफिकेंटली हायर देन ए कैपेसिनोज 75 mg। ठीक, महत्वपूर्ण रूप से अगर आप बात करें तो जो प्राइम एनर्जी है वो 250 mg रखती है, 106 मिलीग्राम कैफीन के साथ सबसे ऊपर है।
जो एक कैपिचुनो के 75 मिलीग्राम से काफी अधिक है। ये आप कैपिचुनो का कोई भी आइटम लोगे उसमें 75 mg है, जबकि जो प्राइम एनर्जी है वो सबसे ज्यादा 106 mg जो है कैफीन किसमें यूज करती है, 250 ml में यूज करती है। अकॉर्डिंग टू हेल्थ गाइडलाइंस, ये स्वास्थ्य संबंधी जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार चिल्ड्रन अंडर 12 शुड अवॉइड कैफीन कंप्लीटली, कि 12 साल से कम बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से कैफीन से दूर रहना चाहिए। while those aged 12 to 18 should limit intake to 700 mg per day, जबकि जो 12 से 18 साल के हैं उनकी जो लिमिट है वो 100 mg पर डे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। Several countries have implemented strict regulations, भाई कई देशों ने क्या किए हैं, अपने जो नियम है उनको कड़ा किया है, कड़े नियम उसने लगा दिए हैं। लिथुनिया बैन द सेल ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स टू माइनर्स इन 2040, ये जो सबसे पहले लिथुनिया जो है उसने 14 साल सॉरी जो 2014 है तब से माइनर्स को एनर्जी ड्रिंक बेचने पे प्रतिबंध लगा दिया था। फॉलोड बाय लैटविया एंड पोलैंड, उसके बाद लातविया और पोलैंड ने भी इसके ऊपर बैन कर दिया। स्वीडन, तुर्की, हंगरी, डेनमार्क एंड उरुग्वे हैव आल्सो इम्पोज्ड बैन्स और रिस्ट्रिक्शंस, कि स्वीडन, तुर्की, हंगरी, डेनमार्क और जो उरुग्वे है उन्होंने भी कुछ पे बैन कर दिया और किसी ने उसके ऊपर कड़े नियम लगा दिए। डिस्पाइट दिस, इन सब के बावजूद ग्लोबल कंजम्पशन रिमेन्स हाई, कि वैश्विक रूप से इनका जो उपभोग है वो हमेशा क्या रहता है, उच्च रहता है। पार्टली बिकॉज एनर्जी ड्रिंक्स आर मार्केटेड एज परफॉर्मेंस बूस्टर्स, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक है उसको किस रूप में मार्केटेड किया गया है, शक्तिवर्धक के रूप में। किसके रूप में, शक्तिवर्धक के रूप में इनको क्या क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है। हाउएवर, यद्यपि साइंटिफिक एविडेंस शोज दे हार्म मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, कि जो वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य वो ये दर्शाते हैं कि दे हार्म मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, भी हमें वो किससे नुकसान पहुंचाते हैं कि अपनी जो मानसिक और जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसी को प्रभावित करते हैं। अफेक्टिंग बिहेवियर, क्या क्या करते हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। स्लीप, नींद को, एंड फोकस, ध्यान को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए 16-year-old girl who consumed 3 to 4 cans daily for a year needed medical intervention for withdrawal symptoms including headaches, mood swings and insomnia। ये अगर उदाहरण के लिए देखोगे, एक 16 साल की जो लड़की है जो दिन में क्या करती है, 3 या 4 कैन का कंज्यूमशन करती है, यानी कोई भी 16 साल की लड़की मान लो वो उसने प्रतिदिन 3 से 4 कैन पिए हैं, तो उसे क्या होगा, एक तो सर दर्द, मूड स्विंग यानी कि मनोदशा में बदलाव, इंसोम्निया यानी अनिद्रा, नींद का न आना। तो इसके लिए जो है वो क्या करना पड़ा कि एक मेडिकल इंटरवेंशन, चिकित्सकीय जो सहायता है या हस्तक्षेप, डॉक्टरों को उसके बीच में आने के लिए बाध्य होना पड़ा। भी कभी उसको नींद नहीं आती, सर दर्द रहता है, मूड स्विंग रहता है, तो किसके कारण हुआ था कि वो रोजाना 3 से 4 कैन एनर्जी ड्रिंक लेती थी। एक्सपर्ट्स स्ट्रेस द नीड फॉर अवेयरनेस, रेगुलेशंस एंड मॉडरेशन। जो एक्सपर्ट्स हैं या विशेषज्ञ हैं वो उनको किसकी आवश्यकता पे जोड़ते हैं, इसकी जागरूकता, रेगुलेशंस नियमन और मॉडरेशन संयम, कि जो विशेषज्ञ हैं वो जागरूकता, नियमन और संयमन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स में ऑफर ए टेम्परेरी बूस्ट, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको शक्ति प्रदान कर सकती है, बट देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कैन बी हार्मफुल, लेकिन उनके लंबे समय के बाद जो प्रभाव है वो हानिकारक है, स्पेशली फॉर ग्रोइंग टीन्स, विशेषकर जो किशोर लोग हैं उनके लिए। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूम्पशन backed by education and parental guidance is the key to preventing this ticking health time bomb।
कि उत्तरदायी कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, उत्तरदायी उपभोग, बैक्ड बाय एजुकेशन, जो शिक्षा है वो, एंड पेरेंटल गाइडेंस, माता पिता का जो मार्गदर्शन है वही एक की है टू प्रिवेंटिंग दिस थिकिंग हेल्थ टाइम बॉम्ब। कि स्वास्थ्य बम जो है, ये जो स्वास्थ्य बम है, टाइम बम है, इसको रोकने के लिए जो मुख्य की है वो क्या है? एक तो आप उत्तरदायी रूप से इसका कंजम्पशन करें एजुकेशन से, और जो पेरेंटल गाइडेंस है वही इसकी महत्वपूर्ण कुंजी है। तो बेटा ये पैसेज आपने रीड किया। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डू हेल्थ एक्सपर्ट्स मोस्ट लाइकली वार्न अगेंस्ट एक्सेसिव कंज्यूम्पशन ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स अमोंग टीनेजर्स? आपका एक नंबर का है, पैराग्राफ फर्स्ट से आपको इसका आंसर लिखना है कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो जो है अत्यधिक जो उपभोग है एनर्जी ड्रिंक का टीनेजर्स में, उसके प्रति चेतावनी जो है वो क्यों देते हैं? तो बड़ा दिस इज सो बिकॉज दीज ड्रिंक्स, वैसा इसलिए था क्योंकि ये जो ड्रिंक्स है वो क्या है? कैन कोज सीरियस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज इन यंग पीपल। तो बी ऑप्शन जो आपका वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन पैराग्राफ 2 दैट कन्वेज द राइटर्स रेफरेंस टू हाउ प्राइम बिकम पॉपुलर इवन बिफोर इट ऑफिशियली लॉन्च इन इंडिया। एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा आपका कि आइडेंटिफाई करना है उस फ्रेज को पैराग्राफ 2 में जो ये दर्शाता है राइटर की रेफरेंस को कि कैसे जो प्राइम है वो लोगों के बीच पॉपुलर बन गया इवन बिफोर इट ऑफिशियली लॉन्च इन इंडिया, कि इंडिया में ऑफिशियली रूप से लॉन्च होने के अलावा भी उससे पहले भी प्राइम वो पॉपुलर बन गया। ऐसा फ्रेज हमें ढूंढना है। तो हम एक बार वापस चलते हैं अपने पैसेज पे, पैरा 2 में। तो बेटा पैरा 2 में जब आपने देखा कि डिस्पाइट नॉट बीइंग ऑफिशियली लॉन्च इन इंडिया इट क्विकली गेन्ड पॉपुलैरिटी अमंग यंग पीपल। तो बेटा इसमें जो आपको फ्रेज ढूंढना है वो क्या हो जाएगा कि डिस्पाइट नॉट बीइंग ऑफिशियली लॉन्च इन इंडिया एट द टाइम। आपका ये आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। कि ब्रैकेट्स में आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ फिल करना है। ब्लैंक स्पेस। एक नंबर का क्वेश्चन है कि 14 years old wants to stay alert for late night studying and drinks an energy drink। एक 14 साल की जो है वो क्या करना चाहती है कि लेट नाइट तक जागना चाहता है, और उसके लिए वो क्या करता है? एनर्जी ड्रिंक्स वो पीता है। दिस इज रिस्की बिकॉज कैन लीड द डिस्टर्ब स्लीप एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये रिस्की क्यों है? क्योंकि उसमें क्या होता है? हाई कैफीन कंटेंट, हाई कैफीन कंटेंट, जिससे वो नींद जो है उसको क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। तो आपका जो फर्स्ट है हाई कैफीन प्रॉब्लम वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय ट्रैप्ड इन एन हेल्दी साइकिल इन पैराग्राफ 2। कि पैराग्राफ 2 में जो राइटर ने लिखा है ट्रैप्ड इन एन हेल्दी साइकिल, उसका क्या मतलब है? द राइटर मीन्स दैट टीनेजर्स हु कंज्यूम एनर्जी ड्रिंक्स फ्रीक्वेंटली। कि राइटर है उसका ये मतलब है कि जो युवा बार बार एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं, डेवलप ए डिपेंडेंस लीडिंग देम टू कंज्यूम वन ड्रिंक आफ्टर अनदर, देयर बाई गेटिंग caught in a continuous pattern of unhealthy consumption and reliance on these beverages। कि वो इन्हीं पेय पदार्थों पर निर्भरता उसको बढ़ा देते हैं और एक अस्वस्थ जो जीवन शैली है उसकी ओर बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है, एक नंबर का क्वेश्चन होगा आपका कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन आपको चूज करना है।
कि when the writer says significantly higher in the line prime energy tops the list with 106 mg of caffeine per 250 ml, significantly higher than a cappuccino's 75 mg, he means that जब राइटर ने ये कहा कि जो प्राइम एनर्जी है वो 250 ml में 106 mg कैफीन के साथ शिखर पे है, कि तो सिग्निफिकेंट रूप से कैपेसिनो की 75 mg से बहुत ज्यादा। उसका क्या मतलब है? तो बेटा क्या हो जाएगा कि प्राइम एनर्जी कैफीन कंटेंट इज मच मोर देन कैपेचिनो। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा कि वन लाइकली रीजन वाई कंट्रीज लाइक लिथुआनिया एंड पोलैंड बैन एनर्जी ड्रिंक्स फॉर माइनर इज। भी लिथुआनिया और पोलैंड ने जो एनर्जी ड्रिंक बैन की उसका एक पॉसिबल रीजन क्या था वो आपको बताना है। तो बेटा क्या रीजन था आप लिख सकते हो, इज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ यंग पीपल, कि लोगों के युवा लोग हैं उनके स्वास्थ्य और उनके कल्याण की सुरक्षा करने के लिए ही लिथुआनिया और पोलैंड जैसे लोग हैं उन्होंने देशों ने क्या कर दिया, एनर्जी ड्रिंक्स को माइनर्स के लिए बैन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि हाउ आर परफॉर्मेंस बूस्टर्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कनेक्टेड। कि जो परफॉर्मेंस बूस्टर्स और जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड है। परफॉर्मेंस बूस्टर्स आर ऑफन ए की एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर एनर्जी ड्रिंक्स एज दीज ड्रिंक्स आर फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइज्ड एज enhancing physical or mental performance, thereby attracting consumers, particularly those seeking quick energy or improved focus। भी कैसे संबंधित हैं कि जो परफॉर्मेंस बूस्टर्स हैं वो एक की एलिमेंट है, मुख्य तत्व है किस बात का, कि इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, क्योंकि जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं as these drinks are frequently advertised as enhancing physical or mental performance। मोस्टली ये जो एनर्जी ड्रिंक के किस रूप में एडवर्टाइज किए जाते हैं कि ये शारीरिक और मानसिक जो परफॉर्मेंस है उसमें वृद्धि करते हैं, और इसी तरह ये क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, कौन से को, जो क्विक एनर्जी और फोकस है उसको इंप्रूव करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इलेबोरेट हाउ पेरेंटल गाइडेंस कैन हेल्प रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी ड्रिंक कंजम्पशन अमंग टीनेजर्स। पैरा 6 में जो है कि जो पेरेंटल गाइडेंस है, अपने माता पिता का जो मार्गदर्शन है वो एनर्जी ड्रिंक के जो हानिकारक प्रभाव है उनको कम करने में टीनेजर्स की मदद कैसे कर सकते हैं। तो बेटा पेरेंटल गाइडेंस कैन हेल्प रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी ड्रिंक कंजम्पशन बाय फोस्टरिंग रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन हैबिट्स। कि आप कह सकते हो उत्तरदायी जो उपभोग की आदतें हैं वो देकर, थ्रू एजुकेशन अबाउट द रिस्क, किसके बारे में शिक्षित करके इसके जो नुकसान है, रिस्क हैं उसके बारे में, सेटिंग लिमिट्स ऑन इनटेक एंड प्रोमोटिंग हेल्थियर अल्टरनेटिव्स फॉर एनर्जी एंड फोकस। कि एनर्जी और फोकस के लिए जो अल्टरनेटिव यूज करते हैं उनकी एक लिमिट है, उनके अकॉर्डिंग सेट करके, दिस अलाइंस विद द पैसेज एम्फेसिस ऑन रिस्पांसिबल कंजम्पशन बैक्ड बाय एजुकेशन एंड पेरेंटल गाइडेंस। यही बताता है कि जो एजुकेशन और पेरेंटल गाइडेंस है वो उसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपका, इसमें फिल इन द ब्लैंक विद वन सुटेबल वर्ड। पैरा 6 में है कि एक्सपर्ट्स स्टेट द नीड फॉर अवेयरनेस, रेगुलेशन एंड मॉडरेशन टू कंट्रोल एक्सेसिव एनर्जी ड्रिंक्स यूज अमंग टीन्स। तो बेटा आपके 2 पेजेस हैं, 10-10 मार्क्स के हैं, ये ध्यान रखना है। 9 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा आपका वो कौन सा होगा, सेक्शन बी जो है आपकी राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, 20 मार्क्स की है।
कि आपकी जो ग्रामर है 10 मार्क्स की, ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन में आपको कंप्लीट एनी 10 और 12 आपको फॉलोइंग टास्क है डायरेक्टेड, 12 में से आपको 10 करने हैं, ये ध्यान रखना है। 10 सेंटेंस है, इस क्वेश्चन मीन्स 1 मार्क्स, 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए स्पोर्ट्स मैगजीन। स्पोर्ट्स मैगजीन जो है उसके अनुसार क्या करना है आपको, ये ब्लैंक स्पेस है, इसमें वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। तो द एथलीट्स डिटर्मिनेशन वाज क्लियरली बाय द क्राउड, इसमें एडमायर्ड की फॉर्म भरनी है आपको। पास्ट टेंस देखोगे वॉज, तो क्या जाएगा एडमायर्ड, क्योंकि मैगजीन में है, छपा हुआ पहले से, तो उसमें क्या जाएगा एडमायर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट द करेक्शन इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए हेल्थ वाउचर। कि ड्रिंकिंग एनफ वाटर इज एसेंशियल टू मेंटेन ए गुड हेल्थ, यूज द गिवन फॉर्मेट को आपको करना है, एरर करेक्शन बताना है। तो गुड बेटा हेल्थ आएगा, हीथ ना होके क्या होगा हेल्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। कि वी दिस पिकनिक फॉर वीक्स एंड आई एम ग्लेड इट इज फाइनली हैपनिंग। भी हम इसके बारे में क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, कई सप्ताह से कर रहे थे, या कर रहे हैं तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस बात से खुश हूं कि ये आखिर करे हो भी गया। तो क्या जाएगा बेटा, इसमें प्लान की फॉर्म भरनी है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। वी हैव, प्लान की थर्ड फॉर्म प्लान, वी हैव प्लान। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रिपोर्ट करनी है। फॉलोइंग शी सेड टू मी आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। तो जैसे ही आप सेंटेंस देखोगे तो आपको किस में चेंज करना है भाई, ये पास्ट में है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो सीधी सी बात है नेक्स्ट साइड जो टेंस होगा वो आपका चेंज होगा। तो शी टोल्ड मी दैट, अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या जाएगा सी विल किस में हो जाएगा, वुड हेल्प यू जो है वो किस में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है मी के अकॉर्डिंग, तो मी। हेल्प मी, उसके बाद विद योर होमवर्क, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू मी के अकॉर्डिंग, विद माई होमवर्क। कि शी वुड हेल्प मी विद माई होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एंडिंग ऑफ एन ईमेल टू ए सप्लायर। ईमेल का जो एंडिंग है कि आप सप्लायर को लिख रहे हो, उसके एंडिंग के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को पूरा करना है। कि वी होप द प्रोडक्ट्स विल बी डिलीवर्ड, वी होप द प्रोडक्ट्स विल बी डिलीवर्ड द एग्रीड डेट, बेटा डेट का टाइम आ गया तो ऑन द एग्रीड डेट। क्वेश्चन नंबर 6 है रिपोर्ट द फॉलोइंग कमांड, बेटा कमांड की बात आ रही है कि प्लीज सेंड मी द फोटोज बाय इवनिंग, रिया रिक्वेस्टेड। तो क्या जाएगा कि रिया रिक्वेस्टेड मी, कमांड की बात होती है तो मी, और जो कनेक्टर होगा आपका टू प्लस वी फर्स्ट, टू सेंड द फोटोज बाई इवनिंग। नरेशन पढ़े होंगे बेटा आपने, उसमें आया था कि अगर कमांड की बात हो
तो जो कनेक्टर होगा वो वी फर्स्ट 2 प्लस वी फर्स्ट होगा, 2 प्लस वी फर्स्ट होगी, बाकी सेम रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का चूज करके आपको क्या करना है, सेंटेंस को पूरा करना है। ठीक है कि द टीचर लुक्ड प्लीज्ड विद द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, तो बेटा ट्रूथफुली डी ऑप्शन आपका सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, नीचे जो एरर दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एरर एंड करेक्शन। सही करेक्शन जो है वो करना है, एरर बताना है आपको, चूज करना है। माय ब्रदर एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एवरी वीकेंड, तो आप देखोगे बेटा माय ब्रदर है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आके उसके साथ एस या ईएस आता है, एंजॉयज, ये ऑप्शन आपका सही है। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता तो एंजॉय रहता, सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 है रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, ही सेड टू मी, कैन यू हेल्प मी कैरी दिस बॉक्स। तो बेटा आप बात करोगे तो इंटेरोगेटिव तो बन ही रहा है, तो क्या आ जाएगा, सेड टू है वो किस में कन्वर्ट होगा, आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड हर। अब जो इंटेरोगेटिव है अगर हेल्प मी वर्ब से शुरू हो रहा है, यस और नो वाला है, तो इफ या वेदर से कनेक्टर लगाते हैं। इफ यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के अनुसार। इफ सी कुड हेल्प हिम, और दिस बॉक्स का बेटा दैट बॉक्स, जिसका दैट हो गया, तो ही आस्क्ड हर इफ शी कुड हेल्प हिम दैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। सही मॉडल का चूज करना है बेटा आपको कि द मैनेजर सेड ही रिव्यू द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, बेटा नेक्स्ट वीक की बात आ गई, फ्यूचर की बात आ गई, तो ही विल। क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम ए क्लास रजिस्टर। क्लास रजिस्टर में जो है उसमें एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। ओनली स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ड्यूरिंग द साइंस प्रैक्टिकल, साइंस प्रैक्टिकल के दौरान बहुत ही कम, ओनली ए फ्यू, बेटा काउंटेबल नाउन है लेकिन पॉजिटिविटी दर्शा रहा है, पॉजिटिविटी क्या दर्शा रहा है, ओनली यानी कुछ तो है, तो ए फ्यू आएगा। अगर यहाँ ओनली ना आता तो आपका फ्यू आ जाता, लेकिन यहाँ ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सही ऑप्शन का चूज करना है कि आई वॉज सरप्राइज टू सी देयर वर चेयर्स लेफ्ट इन द हॉल आफ्टर द गेस्ट अराइव्ड, कि मुझे आश्चर्य इस बात का था कि देयर वर नो चेयर्स लेफ्ट इन द हॉल आफ्टर द गेस्ट अराइव्ड, तो बेटा ये ऑप्शन आपका सही है। तो बेटा इसमें से आपको 12 में से अटेम्प्ट कितने करने हैं, 10 ही करने हैं, वो ध्यान रखना। 1 मार्क्स का है तो टोटल हो गए 10 मार्क्स। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका राइटिंग पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो थोड़ा ध्यान देना आपको कि ऑल डिटेल्स प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चंस इन राइटिंग सेक्शन आर इमेजिनरी एंड क्रिएटेड फॉर असेसमेंट पर्पस। नीचे जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस, उसमें राइटिंग सेक्शन जो डिटेल्स दी गई है वो सारी काल्पनिक हैं और केवल असेसमेंट उद्देश्य के लिए ली गई है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एज रिया द हेड ऑफ द टेक्नोलॉजी क्लब इन योर स्कूल, you strongly believe in the importance of integrating digital learning tools in schools located in underprivileged urban areas around your city. Write a letter to the education secretary of your city in about 120 words, highlighting the benefits of digital education and suggesting the need to introduce the smart classroom and
कंप्यूटर ट्रेनिंग इन दीज स्कूल्स। भी इसमें बेटा एक चीज देखना कि भेजने वाले का नाम भी पता है, उसका एड्रेस भी दे रखा है, ठीक है। तो भेजना किसको है, एक लेटर लिखना आपको द एजुकेशन सेक्रेटरी को, आपके शहर के, ठीक है। और किस ओर करना है, जो सब्जेक्ट होगा वो लिखना आपको। तो लेटर राइटिंग बेटा आपको जब टीचर ने बताया होगा तो आप उस अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, सबसे ऊपर आपका एड्रेस, उसके बाद डेट आ जाएगी, फिर सेंडर्स एड्रेस, उसकी पोस्ट, आप किसको भेज रहे हो उसका एड्रेस, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी सैल्यूटेशन, और उसके बाद आपकी डिटेल जो आपको लिखनी है वो आ जाएगी। तो बेटा जैसे ही आपने किया है आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी के अथवा में बेटा एक और मिलेगा आपको, दो में से आपकी जो चॉइस है वो आप कर सकते हो कि एज आरव द स्कूल कैप्टन ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल you are concerned about the rising cases of stress, anxiety and emotional challenge faced by students of all age groups। स्कूल कैप्टन हो आप सनराइज पब्लिक स्कूल के। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली इन अबाउट 120 वर्ड्स। बेटा एडिटर वाला है, ठीक है। Stressing the urgent need to promote mental health awareness in schools, highlight the challenge students face and purpose practical solution to support their emotional well-being। तो लेटर राइटिंग बेटा आप अपने बुक में देख सकते हो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है इसमें। तो जैसा कि आपको बता दिया, इसका जो पैटर्न होगा वो बता दिया है आपको, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ का। एनालिटिकल पैराग्राफ में यू आर रोहन एंड यू नीड टू सिलेक्ट एन असिस्टेंट फ्रॉम नेहा, आदित्य एंड समीर। बेटा इस बार क्या है, इसमें कोई पाई चार्ट या टेबल ना देके सीधा वैसे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है कि आपका नाम क्या है, रोहन, और आपको एक असिस्टेंट सिलेक्ट करना है नेहा से, आदित्य और समीर से, ठीक है। ये तीनों के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो इस बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ ईच कैंडिडेट एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 words and decide who would be the best assistant for Rohan for the product launch। Consider complementary skills, ability to meet project demands and teamwork potentials। कि समीर, आदित्य और नेहा की आपने जो वीकनेस और स्ट्रेंथ पढ़ी है उसको एनालाइज करके आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। कब, कितने शब्दों में, 100 से 120 शब्दों में। और आपको ये डिसाइड करना है कि रोहन के लिए बेस्ट जो असिस्टेंट होगा वो कौन होगा। इसके अथवा में बेटा एक और मिलेगा आपको कि यू आर हेड ऑफ योर स्कूल इन्वायरमेंटल क्लब। Two people, Mr. Neil Kumar and Mrs. Pooja Singh, have written to you to say they would like to be guest speakers for your Save Nature program। Read what they wrote। एक्सपर्ट 1 और एक्सपर्ट 2 जो लिखा है भाई, अनिल कुमार ने भी अपने बारे में बताया है और जो पूजा है उसने भी बताया है अपने बारे में। तो इन दोनों को मिला के बेटा आपको क्या करना है, वही आपको सेम लिखना है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग। ये भी फैक्ट कंसिडर करना है कि कौन से फैक्टर्स हैं कि एक्सपीरियंस, अनुभव का, रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक के बारे में, और ऑडियंस की जो एंगेजमेंट है उसके बारे में आपको लिखना है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ जो होते हैं बेटा उसमें आप क्या कर सकते हो कि जितने भी आपको टॉपिक वहां दिए गए हैं, जो बताया गया है, उसको एनालाइज करना होता है। क्या करना है, एनालाइज यानी विश्लेषण करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको उसके पक्ष में यानी फेवर में और उसके अगेंस्ट विपक्ष में आपको लिखना होता है। उसकी क्या बेनिफिट्स हैं या फिर जो भी उसके बारे में है, वीकनेस है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसके बारे में लिखना है। सेक्शन सी जो होगा बेटा आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक से होगा, तो 40 मार्क्स का है। तो सेक्शन सी देखते हैं हम।
कि रीड द गिवन एक्सटेक्स एंड ए एंड बी एंड आंसर एनी वन ऑफ टू। बेटा यहाँ भी आपको चॉइस मिलेगी, क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी, जिसमें दो में से आपको एक ही पैराग्राफ करना है, पैसेज करना है, जो कितने नंबर का होगा, 5 मार्क्स का होगा। तो नोट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कोन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, एक पत्ती भी पेड़ों पे नहीं बची थी, फसल है वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कि फूल है वो पेड़ों से गा चुके थे। लेंसो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंसो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान गुजर गया था, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो उस खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट फॉर देन दिस, एक टिड्डियों का जो दल है वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कि इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर। विलेंसो ने कहा था ना कि ये जो रात हमारे लिए दुखद है और हमारे लिए कोई काम नहीं है, हमारा जो काम हमने किया है उसका कोई मतलब नहीं रहा, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है, क्योंकि इस साल हम भूखे मरने वाले हैं। रिलेटेड टू गॉड है बेटा, आपका लेंसो वाला चैप्टर है, उससे लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ना है और उसके बारे में बताना है कि कंसिडर द व्यू दैट लेंसो रिमेन्ड होपफुल आफ्टर द स्टॉर्म, कि उस व्यू को बताइए जिसमें लेंसो जो है वो तूफान के बाद भी क्या हो सके, होपफुल रह सकता हो। लेंसो डिड नॉट रिमेन होपफुल आफ्टर द स्टॉर्म, लेंसो जो था वो उस तूफान के बाद क्या नहीं था, होपफुल नहीं रहा था। ही वॉज फील्ड विद सैडनेस एंड डिस्पेयर, वो दुख और निराशा में भर गया। एज एविडेंस बाई हिज स्टेटमेंट्स, जैसा कि उसके स्टेटमेंट से पता लगता है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कि हमने जो काम किया था वो कोई काम का नहीं रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, भाई कोई ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता हो। एंड वी ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मरने वाले हैं। These expressions clearly indicate a sense of hopelessness and devastation, contradicting any notion of him remaining hopeful। भाई ये जो भाव है ये आप कह सकते हो कि निराशा और जो डिवेस्टेशन है उसकी ओर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, किसकी बजाय कि वो होपफुल रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन द फैमिलीज इमोशनल स्टेट आफ्टर द स्टॉर्म। तो बेटा सी ऑप्शन जो है, दे वर डिवेस्टेटेड एंड फेल्ट हेल्पलेस अबाउट देयर सिचुएशन, तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट लेंसोज रिलेशनशिप विद फार्मिंग फ्रॉम दिस एक्सटेट। तो बेटा इट कैन बी इन्फर्ड दैट फार्मिंग इज सेंट्रल टू लेंसोज लाइफ एंड आइडेंटिटी, ये कहा जा सकता है कि जो किसानी थी वो लेंसो के जीवन और उसकी पहचान थी। His deep sorrow and despair over the destroyed crops indicate that his livelihood and well-being are entirely dependent on his harvest, कि उसका जो गहन दुख था, निराशा थी, वो इस बात की ओर संकेत करती थी कि जो डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स है उनके ऊपर जो उसकी निराशा थी और कह सकते हो दुख था, वो इस बात की ओर संकेत करता था that his livelihood and well-being are entirely dependent on his harvest, कि उसका जीवन और उसका कल्याण जो था वो उसी फसल पे निर्भर था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज कॉर्नफील्ड इज नॉट जस्ट ए फाइनेंशियल लॉस बट ए प्रोफाउंड पर्सनल ट्रेजेडी दैट इम्पैक्ट्स हिज एंटायर फैमिली सर्वाइवल, भाई जो विनाश था उसकी फसलों का, वो न केवल उसकी जो आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि उसकी जो व्यक्तिगत दुख था वो भी था जो उसके पूरे परिवार के जीवन पे प्रभाव डाल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि कैटेगराइज द फॉलोइंग फ्रेज इनटू नेचुरल डिस्ट्रक्शन एंड इमोशनल रिएक्शन। तो नीचे आपको क्या दिए गए हैं, चार वो ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें आपको नेचुरल डिस्ट्रक्शन और इमोशनल रिएक्शन ढूंढने हैं। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, तो बेटा आपका नेचुरल डिस्ट्रक्शन में आ जाएगा। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ये इमोशनल रिएक्शन में। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो नेचुरल डिस्ट्रक्शन। देयर इज नो वन हेल्प अस, ये आपका इमोशनल रिएक्शन। यानी फर्स्ट और थर्ड आपका नेचुरल में
और सेकंड और फोर्थ आपका इमोशनल रिएक्शन में। तो बेटा ऑप्शन आ जाएगा नेचुरल डिजास्टर में फर्स्ट और थर्ड, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। फर्स्ट और थर्ड आपका नेचुरल डिस्ट्रक्शन में आया था और इमोशनल रिएक्शन में सेकंड और फोर्थ आया था। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके अथवा में जो है करना आपको एक ही है, लेकिन हम यहाँ दोनों सोल्व करते हैं। कि लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही हैड टीच मी द कुक। द थीव स्टोरी में से आया कि उसने मेरी सिर पे थपथपाया, उसने कहा कोई बात नहीं, वह उसको पकाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and add two numbers। जो उसने मेरा नाम लिखना है मुझे सिखाया, और क्या सिखाया, ये भी कहा कि वो जल्दी उसको वाक्य लिखना सिखा देगा, नंबरों को जोड़ना भी सिखा देगा। I was grateful, मैं उसका आभारी था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। और मैं ये जान गया था कि अगर मैं एक बार एक शिक्षित व्यक्ति बन जाता हूँ तो मेरे पास सीखने के अलावा प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना वास्तव में क्या था, शानदार था। आई मेड टू टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। मैं सुबह चाय बनाता, उसके बाद दिन की जो चीजें थी उनको खरीदने चला जाता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, रोजाना 1 रुपए का लाभ भी कमा लेता। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी, मैं ये भी सोचता हूँ कि उसको पता था कि मैं कुछ पैसे बचा लेता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, व्हाट डज द फ्रेज ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड रिवील अबाउट अनिल कैरेक्टर। पेटेड ऑन हेड और जो सेड नेवर माइंड है वो अनिल के किस प्रकार के कैरेक्टर की ओर क्या करता है, इशारा करता है। तो ही वॉज इंक्रेजिंग एंड फॉरगिविंग, बी ऑप्शन आपका सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका 2 नंबर का है, हाउ डज द नरेटर रिलेशनशिप विद अनिल इन्फ्लुएंस हिज एप्रीहेंशंस एंड बिहेवियर, सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो द नरेटर्स रिलेशनशिप विद अनिल significantly influenced his appearance and behavior by inspiring him to seek education and a more respectable life. The narrator states, I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. This appreciation is directly fueled by Anil teaching him to write and add numbers. His behavior also shifts towards a more settled routine, making tea and buying supplies, even if he still makes a small profit on the side, showing a degree of integration into a more conventional life। ये बेटा आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। इसमें बेटा थर्ड क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। The narrator suspects that Anil was aware of the profit he made, yet Anil didn't react because, क्यों होगा बेटा इसमें, क्योंकि he hoped trust would change the narrator। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, आइडेंटिफाई द टू contrasting tones in the narrator's actions and thoughts as seen in the extract। तो बेटा दो कौन कौन सी थी, एक तो थी डिसीट या कनिंग, डिसीट या फिर कनिंग, और तो दूसरी थी इसके विरुद्ध, वो क्या कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड और एस्पिरेशन, एस्पिरेशन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है आप, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स ए एंड बी, और आंसर एक ही आंसर देना आपको दोनों में से। कि बट ही इज लॉक्ड इन ए concrete cell, his stands behind bars, stroking the length of his cage, ignoring visitors। ये टाइगर इन जू में से लिया गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें 1 नंबर का है कि what emotions are most appropriately conveyed by the phrase locked in a concentrated cell and his stands behind bars। तो बेटा ये जो ऑप्शन है आपका, इसमें आपको बताना कि कौन कौन से इमोशंस यहाँ लिए गए हैं उसके बारे में बताना है। तो इसमें बेटा आपका हेल्पलेसनेस आ जाएगा, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन भी आ जाएगा और कैप्टिविटी आ जाएगा। 1, 3 और 5 ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डू द लाइन्स स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स रिफ्लेक्ट द टाइगर्स स्टेट ऑफ माइंड।
So the lions stalking the length of his cage and ignoring visitors reflect the tiger's state of mind as one of suppressed power and detachment. The tiger's stalking indicates its inherent wild instinct and strength, even tough it's confined. Ignoring visitors show its disdain for its current situation and its captors, highlighting its pride and perhaps a sense of resignation or indifference to the human world outside its cage. क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका इसमें कि विच फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स स्ट्रेंथ एंड हिज करंट कंडीशन। कौन सा फ्रेज जो है वो ये दर्शाता है टाइगर की स्ट्रेंथ और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो हम चलते हैं एक बार ऊपर। तो लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, ये ना होके आपका क्या आ जाएगा इसमें कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स स्ट्रोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। ये जो आपका फ्रेज है ये उसकी स्थिति को दर्शाता है, यहां से लेके स्ट्रोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज तक। नंबर 4 है बेटा इसमें कि द फ्रेज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल सिंबलाइज द टाइगर्स फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट्स। तो आ जाएगा बेटा फोर्स्ड रिमूवल, फोर्स्ड रिमूवल। इसके अथवा में आप बेटा सेकंड कर सकते हो कि द ट्रूथ कैमलियन इज स्मॉल ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, ट्री इज द कैमलियन यू सी। हाउ द टेल वाइल्ड एनिमल्स में से आया बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका में कि व्हाट डज द पोइट कन्वे थ्रू द लाइंस इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, ट्री इज द कैमलियन यू सी। इसमें बेटा कवि जो है वो क्या बताना चाहता है वो आपको बताना है। तो बेटा इसमें जो आपका ऑप्शन होगा बी जो ऑप्शन है 1 और 3 वाला, द कैमलियन इज हार्ड टू डिटेक्ट ड्यू टू इट्स साइज एंड कलर, और द पोइट इज मॉकिंग द कैमलियन इन इनविजिबिलिटी। ए और 3 दोनों सही होंगे बेटा आपके। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। द पोइट कंपेयर्स द कैमलियन टू ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग टू एम्फेसाइज। आप कह सकते हो बेटा सीधा सा लिख सकते हो कि इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन रेप्टिलियन ट्रेट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका इसमें कि हाउ डज द पोइट यूज हुमर टू डिस्क्राइब द कैमेलियंस इन द एक्सट्रैक्ट। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा बेटा। The poet uses humor by describing the chameleon in a matter-of-fact, almost instructional tone. Despite its unusual characteristics, lines like "He hasn't any ears at all" and "Not a single wing" describe its lack of common features in a simple, almost childlike manner, which creates a light-hearted and amusing image. The final line, "If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see," is a humorous understatement of its incredible camouflage, presenting it as a simple solution to a perplexing observation. उसके बाद बेटा 4th नंबर क्वेश्चन आएगा आपका। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट कैन बी सीन एज एन आयरनिक ऑब्जर्वेशन ऑन द कैमलियंस एबिलिटी टू कॉन्फ्लेक्ट। तो बेटा वापस एक बार अपना पैसेज देखते हैं। उसमें जो लाइन आई थी If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see, यह आपका नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच। के नीचे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 4 को अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 12 नंबर के क्वेश्चन है।
5 में से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। जैसे हाउ डज द मदर सी गुड्स अप्रोच रिफ्लेक्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फियर एंड मोटिवेशन इन हेल्पिंग हर यंग वन टेक फ्लाइट, सपोर्ट योर आंसर इज रेफरेंस टू हर एक्शंस स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हिज फर्स्ट फ्लाइट से क्वेश्चन आया है बेटा, अपनी बुक में से इसे आप देखोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज द बॉल सिंबलाइज लॉस एंड पर्सनल ग्रोथ इन द बॉयज लाइफ, डिस्कस हाउ द पोएट यूज हिज सिंपल इंसिडेंट टू कन्वे यूनिवर्सल लाइफ लेसन। द बॉल पोइम से है आपका। जैसे बेटा सर ने आपको पढ़ाया होगा, मैम ने पढ़ाया होगा, आप अपने आंसर से वहां देख सकते हैं इसको। हाउ डज द मेटाफर से डीप लास्टिंग वुंड रिफ्लेक्ट टू इमोशनल एंड सोशल डैमेज कॉज्ड बाय अपार्थाइड अकॉर्डिंग टू मंडेला, explain the significance of this comparison to the context of South Africa struggle of freedom। आपके नेल्सन मंडेला वाले से आया है। What does the tiger act of ignoring visitors suggest about his emotional state and the poet's commentary and captivity? Support your answer with reference to the poem A Tiger in the Zoo से लिया गया है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आपको क्या करना है, आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं और दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के, यानी टोटल 6 नंबर के होंगे। आपकी जो सेकंड बुक है उसमें से आएंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फर्स्ट जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट से आएगा, जो कितने नंबर का होगा, 6 मार्क्स का है। यहां भी आपको चॉइस मिलेगी, क्या मिलेगी, चॉइस। 2 में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, जो कितने नंबर का है, 6 नंबर का। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपकी जो सेकंड बुक है उसमें से आएगा। 2 में से आपको एक ही क्वेश्चन करना, वो ध्यान रखना, वो भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का, 100 से 120 वर्ड्स का है। तो बेटा ये था आपका मॉडल पेपर जो आपने देखा है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप एक बार और रिवाइज करना चाह रहे हो तो एक बार दोबारा आपको बता दूं कि टोटल आपके 11 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 11। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका पैसेज होगा, कितने नंबर का है, 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या है, पैसेज है, वो भी आपका 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ग्रामर पोर्शन है जो आपका 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लेटर राइटिंग, ये भी आपका 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, ये भी आपका 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक गद्यांश है अपनी बुक में से, बुक के प्रोज सेक्शन से है, 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, वही पैसेज है आपका बेटा पोएम सेक्शन से, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चंस हैं आपकी फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से, फर्स्ट फ्लाइट से क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 3-3 नंबर के हैं, टोटल 12 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सेकंड बुक जो है आपकी उसमें से है, जिसमें आपको 3 में से 2 करने हैं, 3-3 नंबर के, टोटल हो गए 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें से आएगा, 6 नंबर का है, 6 मार्क्स का, फर्स्ट फ्लाइट से। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका सेकंड बुक जो है उसमें से आएगा, कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। तो ये था बेटा आपका टोटल 80 मार्क्स का हो गया। इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा वेस्ट करोगे तो आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा इतने टाइम में। तो बहुत ही ध्यान से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है।